हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के कुछ और एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे, जो कि आपका यूनिट सेकंड जो है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का यानी सेलिंग प्रोसेस, जिसमें काफी सारे अप्रोचेज और सेल्स प्रेजेंटेशन इन सारी चीजों के बारे में दे रखा है। और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, मोटिवेटिंग और रेमुनरेटिंग सेल्स पर्सन, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज मैं बना सकती थी, जितने नहीं यहाँ इसमें फाइनली मैंने देख सकते हैं आप स्क्रीन पर लिसनर्स, मैंने 44 पूरे एमसीक्यूज दिए हैं। तो आज सभी के सभी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लिसनर्स, ये आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिसनर्स, अब आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इन द सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग की प्रक्रिया में जब भी हम बिक्री प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है। इसमें डायरेक्ट मैं आंसर्स की बात करूंगी ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लूं मैं। इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन बी, यानी कि आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। लिसनर्स, अगर आप जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें भी एकदम स्टार्टिंग में ही सारी चीजें दे रखी है कि सेलिंग के प्रोसेस में, सेलिंग की प्रक्रिया में जो प्रोस्पेक्टिंग का प्राइमरी गोल होता है, पहले पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनको क्वालिफाई करना कि उनको क्या, उनकी परचेजिंग पावर की क्या है और वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज को खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्री अप्रोच स्टेज इन सेलिंग। यानी कि सेलिंग में प्री अप्रोच स्टेज की क्या पर्पस होती है, क्या उद्देश्य होता है इसका। प्री अप्रोच स्टेज में बेसिकली हम करते क्या है। तो डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूं तो लिसनर्स, इसमें हम प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। लिसनर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मिनट। लिसनर्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग द अप्रोच स्टेज व्हाट इज क्रूशियल फॉर अ सेल्स पर्सन टू एस्टैब्लिश विथ द प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब ये बोला गया है कि अप्रोच स्टेज के दौरान, अप्रोच स्टेज के टाइम पर एक सेल्स पर्सन के लिए जो कस्टमर होता है, यानी संभावित कस्टमर के साथ क्या स्थापित करना इंपॉर्टेंट है ना, क्या स्टैब्लिश करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, कह सकते हैं आप। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। लिसनर्स, हमको पता है कि अप्रोच स्टेज में ट्रस्ट मेंटेन करना कितना मुश्किल है आजकल के टाइम पर। सेल्स पर्सन के लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको अपनी सामानों को देना होता है, अपने बेचना होता है, तो उसके लिए काफी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए देखते हैं हम, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इसमें क्या दे रखा है। व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन फेज। यानी कि विक्री प्रस्तुति और प्रदर्शन जो फेस है यानी चरण है, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेल्स प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन फेज के। लिसनर्स, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्शंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सॉरी इसमें हम सेल को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। इन सेल्स प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी सेल्स पर्सन होता है वो सोचता है कि उसकी डील हो जाए, यानी कि जो भी वो सेल करना चाहते हो जल्दी से जल्दी क्लोज कर ले अपने डील को, तो ये मेन उसका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ शुड अ सेल्स पर्सन टिपिकली अप्रोच ऑब्जेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 में लिसनर्स ये बोला गया है कि एक सेल्स पर्सन को, एक विक्री व्यक्ति को आमतौर पर आपत्तियों से कैसे निपटना चाहिए, ऑब्जेक्शन से कैसे डील करना चाहिए। क्या उनको इग्नोर कर देना चाहिए। तो ऐसे तो समस्या से भागना तो समाधान नहीं है। क्या उनको ओवरकम कर लेना चाहिए, यानी उन पर काबू पा लेना चाहिए, या फिर उन समस्याओं के साथ एग्री कर लेना चाहिए कि नहीं भाई चलो ठीक है। तो या फिर उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए कि नहीं हम अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आप जाहिर सी बात है देख सकते हैं लिसनर, जो पॉजिटिव में हो वही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका ओवरकम देम आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लोजिंग स्टेज इन दी सेलिंग प्रोसेस। इसमें ये बोला गया है कि सेलिंग प्रक्रिया के दौरान क्लोजिंग स्टेज का क्या पर्पस होता है। लिसनर्स, क्लोजिंग स्टेज मतलब कि आखिरी स्टेज, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने डील को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डील फाइनल हो गई, अब हमें इसके बाद कोई काम नहीं करना। कोई काम इन द सेंस कि उससे रिलेटेड हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फाइनलाइजिंग दी डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोजिंग टेक्निक। कौन सा इसमें से क्लोजिंग टेक्निक है। क्लोजिंग की एक तकनीक के बारे में बताना है। क्या हम ऑब्जेक्शंस को इग्नोर कर दें, ये एक टेक्निक हो सकती है। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें, या फिर हम ट्रायल क्लोज करें, या फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस करें।
सो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ट्रायल क्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इन द सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस में आफ्टर सेल सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है लिसनर्स क्योंकि ये ट्रस्ट को और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज आफ्टर सेल सर्विस इन्वॉल्व। यानी कि आफ्टर सेल सर्विस में आखिर होता क्या है, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। लिसनर्स मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसलिए क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करा सकूं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो आप भी थोड़ा मेरे साथ धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जितने भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए, मतलब इससे ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए कि उनसे मिनिमम 200 तक एमसीक्यूज चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे तो मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगी। सो अगर किसी को भी चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप। सो क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर सेल सर्विस में क्या इन्वॉल्व होता है। तो लिसनर्स इसमें ऑनगोइंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। यानी कि इसमें से कौन सा मेथड है प्रोस्पेक्टिंग का। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है कि हम क्या करते हैं, जो भी लीड्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा जब भी हम सेल करने होते हैं तो हम लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में लिस्टर्स। जैसे कि अगर आप किसी उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम पहले लीड जनरेट करते हैं कि उनको चाहिए नहीं चाहिए, फिर उनसे बातें करते हैं, पहले ये सारी चीजें होती हैं तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो लिसनर्स जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दे रखा है कि प्री अप्रोच स्टेज, व्हाट डज द प्री अप्रोच स्टेज हेल्प अ सेल्स पर्सन प्रिपेयर फॉर। यानी कि प्री अप्रोच स्टेज एक सेल्स पर्सन को कैसे हेल्प करता है। मतलब प्री अप्रोच स्टेज में आखिर ऐसा क्या होता है कि सेल्स पर्सन उसमें प्रिपेयर हो जाता है किसी ना किसी चीज के लिए। सो जैसा कि हम सब जानते हैं लिसनर्स, जैसा कि हम देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर्स आने से पहले वो क्या करते हैं, अपना जो भी उनको पढ़ाने वाला जो मेन उद्देश्य रहता है वो पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद आके वो क्लासरूम में टीच करते हैं। तो पहले से वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद जाके डायरेक्ट कहीं जाकर के वो नहीं लेक्चर देने लगते या फिर नहीं पढ़ाने लग जाते। उसी तरीके से सेल्स पर्सन भी प्री अप्रोच स्टेज में तैयार होता है किस चीज के लिए। सो इसका आंसर है सेल्स प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर वो सेल करने जा रहा है तो उसको किस तरीके से अपना प्रेजेंट करना है सारी चीजों को, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा, तो बिजनेस का रूल भी है। तो जैसा आप प्रेजेंट करेंगे फिर उसी हिसाब से आगे की चीजें होंगी। सो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सेल्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ड्यूरिंग द अप्रोच स्टेज। अप्रोच स्टेज के दौरान क्या एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, एसेंशियल एलिमेंट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लिसनर्स, ट्रस्ट को स्टैब्लिश करना, यानी कि विश्वास बनाए रखना। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। सो इसमें दे रखा है कि सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन का क्या पर्पस होता है, यानी कि क्यों करा जाता है, क्या पर्पस होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है कि शोइंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताना। यानी उसमें हम क्या करते हैं, बता ही तो रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें सारी चीजें ये फीचर्स है। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला पर्सन जो भी होता है उसको लेना होता है, नहीं भी लेना होता है तो भी एक बार सुनता है तो उससे अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। अट्रैक्ट इन द सेंस कह सकते हैं आप कि हम नॉर्मली किसी प्रोडक्ट के फीचर्स को पढ़ते हैं, अगर हमें जरूरत है तो हम क्या करते हैं, और चलो नीड की तो बात अलग है, लेकिन अगर हम नहीं भी जरूरत होती है तो हम उसकी क्वालिटीज को देख करके हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑब्जेक्शंस बी व्यूड इन द सेलिंग प्रोसेस। यानी कि सेलिंग प्रोसेस में विक्रय प्रक्रिया के दौरान इसमें जो आपत्तियां हैं उनको कैसे देखा जा सकता है। तो कैसे ऑब्जेक्शंस को देखा जा सकता है। सो ऑप्शन इसका आंसर जो होगा लिसनर्स वो है ऑप्शन बी, एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जैसे कहते हैं ना कि एक आप जो प्रॉब्लम्स है उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलिए। जैसे कि जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो ज्यादातर देखिए प्रॉब्लम्स में भी वो अपनी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं। उसी तरीके से एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि कैसे इंफॉर्मेशन हम दें।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है लिसनर्स, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द क्लोजिंग प्रोसेस? क्लोजिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप क्या होता है? सो लिसनर्स इसका आंसर है गेनिंग कमिटमेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनसे कमिटमेंट प्राप्त करना कि क्या है, क्या सारी चीजें हैं, उन सारी चीजें फाइनल स्टेप जो एक हम रिव्यू लेते हैं वो सारी चीजें कह सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोजिंग सिग्नल फॉर फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, यानी कि कौन सा इसमें से प्रोस्पेक्ट का क्लोजिंग सिग्नल होता है? तो नेक्स्ट है इसका आंसर जो होगा एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। क्लोजिंग सिग्नल इन द सेंस आपको जैसे इसमें देखते हैं कि हम कोई भी चीज सेल कर देते हैं कस्टमर को, तो उसमें क्या होता है कि उसके प्रोडक्ट को लेने की जो इंटरेस्ट है झलक रही है कि नहीं, अगर लेना चाहता है तो हम उसको बहुत सारी डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। तो फाइनली क्या होता है, क्लोजिंग सिग्नल यही है कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब वो खरीद सकता है उस प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर है लिसनर्स ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, व्हाई इज आफ्टर सेल सर्विस इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन? आफ्टर सेल सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए? तो लिसनर्स इसका आंसर है, ये ट्रस्ट को और लॉयल्टी को बिल्डअप करता है, यानी कि ये विश्वास को और निष्ठा को बिल्डअप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट रोल डज आफ्टर सेल सर्विस प्ले इन बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप? यानी आफ्टर सेल सर्विस इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है किसमें, ताकि हम लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाते हैं। सो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या करता है, ट्रस्ट को और लॉयल्टी को मेंटेन करता है। मैंने अभी आपको बताया कि इससे बहुत ही ज्यादा मतलब विश्वास की जो चीजें होती हैं, वो विश्वास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपके शॉप पे बार बार आएगा, या फिर आपकी जो बिक्री है बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, लॉयल्टी रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एम ऑफ क्वालिफाइंग लीड्स ड्यूरिंग द प्रोस्पेक्टिंग स्टेज? यानी कि प्रोस्पेक्टिंग स्टेज के दौरान क्वालिफाइंग लीड्स का मेन उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? तो सबसे पहला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिसनर्स इसका आंसर बताया था, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है, लेकिन आंसर आप देख सकते हैं सेम वही है, कहने की कोशिश भी वही कर रहा है। जैसे कि आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग पोटेंशियल कस्टमर, और पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज टिपिकली गैदर्ड ड्यूरिंग प्री अप्रोच स्टेज? यानी कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं प्री अप्रोच स्टेज में? तो इसका आंसर है लिसनर्स कि हम प्रोस्पेक्टस की नीड और प्रेफरेंसेस, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनकी नीड को, उनकी आवश्यकता क्या है, वो किस चीज को प्रेफर करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज को आप प्रेजेंट करने जा रहे हो तो उसके पहले आप उसके बारे में सारी डिटेल्स को पता कर लेते हो, उसके बाद उस चीज से रिलेटेड आप चीजें बताते हो। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट वेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा लिसनर्स, तो इसमें ये दे रखा है कि कंसल्टेटिव सेलिंग की मुख्य विशेषता को बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। तो डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूं तो इसमें कस्टमर की जो आवश्यकता है उसको समझने की कोशिश की जाती है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, इन द एडा मॉडल व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर? अब लिसनर्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एआईडीए मॉडल होता क्या है, और इसकी जल्दी से इसकी फुल फॉर्म को मैसेज करिए, क्योंकि मैं इसमें देखूंगी कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों ने सही आंसर किया। लिसनर्स एड मॉडल में फाइनली जो ए जो है उसमें वो किस चीज को बताता है, क्या अटेंशन को बताता है, एग्रीमेंट को बताता है, आफ्टर सेल सर्विस को बताता है, या अप्रोच को बताता है? तो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, अटेंशन को बताता है। तो मैं ये जरूर देखूंगी कमेंट सेक्शन में किसका किसका मैसेज आया। लिसनर्स एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है, और कुछ होता नहीं है लाइक से, और बाकी आगे आपकी मर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इन पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग में रिलेशनशिप मार्केटिंग का मेन फोकस कहाँ पर होता है, प्राइमरी फोकस कहाँ पर होता है? सो लिसनर्स ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाते हैं, बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, ताकि लंबे समय तक, जाहिर सी बात है अगर आप ट्रस्ट एंड लॉयल्टी मेंटेन करके रख रहे हो तो कस्टमर वो आप ही की दुकान पे आकर सारी जो भी चीजें चाहिए होगी लेकर के जाएगा। तो ये ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है हर एक चीज में। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज रिलेशनशिप मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू कस्टमर लॉयल्टी? यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग कस्टमर निष्ठा में कैसे योगदान देता है, कस्टमर की लॉयल्टी में कैसे योगदान देता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है?
तो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाय बिल्डिंग ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद कस्टमर। सिंपल आंसर था, हमने अभी बताया कि ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपका कस्टमर के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से ट्रस्ट है कस्टमर को आपके ऊपर, तो वो आप ही के शॉप से ज्यादा लेकर के जाएगा। जैसे हम देखते हैं मार्केट वगैरह में आप जाइए तो बहुत सारी शॉप होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिकल शॉप के एग्जाम्पल ले लूं, लेकिन इंसान जो भी है उसको अगर किसी भी दुकानदार पे भरोसा होता है तो वहीं से जाकर के वो मेडिसिन परचेज करता है, दूसरे शॉप पे नहीं जाता है वो। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन टूल। सेल्स प्रेजेंटेशन टूल का आपको एक एग्जांपल उदाहरण बताना है। सो लिसनर्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कह सकते हैं सेल्स प्रेजेंटेशन का, ये एक बेहतर एग्जांपल होगा। और ऑप्शन देख सकते हैं आप, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इसमें वैसा कुछ खास दे नहीं रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न सेलिंग। यानी कि मॉडर्न सेलिंग में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अब जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के आजकल तो क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, संभव है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है चीजें। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है मॉडर्न सेलिंग में। सो लिसनर्स, इसमें क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन को और एफिशिएंसी को हम और भी अच्छा कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन द सेलिंग प्रोसेस। इसमें बोला गया है कि जब भी हम बिक्री की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जब पहले आप चीजों को सुनते हो तो उसका क्या उद्देश्य होता है। जाहिर सी बात है, पहले भी कहा जाता है लिसनर, जैसे कि ये कहावत है कि पहले हमें चीजों को सुनना चाहिए। सुनते हैं तो हमारी क्या होती है कि हम फिर समझते हैं, फिर उसके बाद हमें बोलना चाहिए, है ना। सो ये चीज होती है कि इसमें भी बहुत जरूरी होता है कि आप सामने वाले पर्सन को सुने कि वो कहना क्या चाहता है। अगर कस्टमर ही आया आपके शॉप पे तो आप उसको सुनिए कि वो क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, वो किस चीज को लेना चाहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो किसी और शॉप पे चला जाए, अगर उसको ना क्लियरली बता पाए तो हो सकता है कि वो जो आपकी सेल होने वाली थी वो ना हो पाए। सो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस रोल होता है इसमें लिसनर्स। सो लिसनिंग इसमें क्या है, बिल्डिंग रैप। इसका क्या मतलब होता है लिसनर्स, कि तालमेल बिठाना कस्टमर के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड फॉर अ सेल्स पर्सन। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना सेल्स पर्सन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सो लिसनर्स, ये क्या करता है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करता है, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि यानी ये ब्रांड वाली चीजें हैं, जैसे ब्रांड वाली चीजों पे हम ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छी चीजें मिलती हैं जैसे शूज है नाइक का, तो ये सारी चीजें जो होती है तो हम सोचते नहीं इसकी है तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है, चाहे वो जैसा भी दे। बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रांड का रहता है तो हमें विश्वास रहता है कि ये खराब नहीं होगा प्रोडक्ट। तो ये क्या कर रहा है, कस्टमर के अंदर ट्रस्ट ही तो बिल्डअप कर रहा है, क्रेडिबिलिटी तो बिल्डअप कर रहा है। तो ये चीज होती है लिसनर्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ डज रिलेशनशिप मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। यानी कि रिलेशनशिप मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में कैसे योगदान देती है, कैसे कंट्रीब्यूट करती है। सो लिसनर्स, ये क्या करती है, एक पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस और सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, जो ये टर्म है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या बताता है, इसका क्या मतलब होता है। तो लिसनर्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कस्टमर टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्ट करता है अपने पूरे के पूरे बिजनेस में, इंटायर रिलेशनशिप विद द बिजनेस में, उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कि सेल्स ऑटोमेशन टूल का आपको एक एग्जांपल बताना है। तो लिसनर्स, इसके एग्जांपल की बात करें तो सीआरएम सॉफ्टवेयर जो होता है यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्स ऑटोमेशन टूल। नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूटिलाइज्ड एज अ टूल इन सेलिंग। यानी कि सोशल मीडिया को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सेलिंग में, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर बताने की जरूरत होगी क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है लिसनर्स। देखिए पढ़िए, देखिए सोशल मीडिया कैसे यूटिलाइज है एक टूल की तरीके सेलिंग में। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्डिंग पर्सनल कनेक्शंस विद कस्टमर्स। नॉर्मल सा आंसर है। अब जैसे देखिए, सोशल मीडिया का इसलिए इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि अगर हम पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट डोर टू डोर सेलिंग करते हैं तो हमें अब हर एक घर में जाकर के सामान को देना, और या फिर जरूरी नहीं कि अगर आपने किसी जगह पर शॉप खोली है तो वहां पर लोग सारे लोग ही आए, हो सकता है वो कहीं और चले जाए, किसी और मार्केट में चले जाए। लेकिन जो एक कह सकते हैं सोशल मीडिया है ना, वो सारे लोगों को कनेक्ट करने की बहुत ही ज्यादा, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है, इससे कि बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्शन होता है कस्टमर से। तो हम सारी चीजों को अच्छे से मतलब सेलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है बेसिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन द सेलिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या रोल है सेलिंग प्रक्रिया में। तो पहला तो ये
कि क्या करता है, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस टू मूव द सेल फॉरवर्ड, ऑब्जेक्शन से ओवरकम करता है ताकि सेल हमारी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपकी स्क्रीन पर है कि स्टोरी टेलिंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है एक सेलिंग टेक्निक में, है ना। तो इसमें इसका आंसर होगा लिसनर्स कि हम इमोशनल कनेक्शंस बना लेते हैं कस्टमर के साथ, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रोल क्या है कस्टमर के फीडबैक का इन रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि जैसा कि हम देखते हैं कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीद के ले जाता है, फिर आप देखिए ना ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है तो उसमें रिव्यू करने को बोलते हैं कि आप इसमें रैंक दे दीजिएगा, रैंक कह सकते हैं, या फिर आपका बेसिकली जो रिव्यू करने के लिए ही बोलते हैं कि आप इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड बता दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, रेटिंग करने के लिए बेसिकली जो कहते हैं कि रेट कर दीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो मतलब कस्टमर के फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग में। सो लिसनर्स इसमें क्या होता है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, यानी कि इससे हमें कस्टमर की आवश्यकताओं के बारे में समझने, उस ट्रस्ट को मेंटेन करने में पता चलता है ना, कि उसकी फीडबैक से तो पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। अगर उसने अच्छा फीडबैक दिया तब तो हम हमको लगता है वेल एंड गुड, मतलब सब सही है। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी वैसा उसको फील हुआ कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तो उस फीडबैक में वो बताते हैं तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये फीडबैक। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। Question number 36 है listeners, how does personalization contribute to relationship marketing? Personalization कैसे contribute करता है relationship marketing में? So listeners इसमें हम क्या करते हैं, by tailoring offerings to meet individual customer needs, हम customer की needs को पहचानने की कोशिश करते हैं। Next है question number आपका 37 कि sales collateral का क्या रोल होता है selling process में? तो ये क्या करता है, sales presentation को जो मटेरियल्स हैं जो रिलेवेंट मटेरियल्स हैं उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन कस्टमर टेस्टिमोनियल्स बी यूटिलाइज्ड एज अ सेलिंग टूल, यानी कस्टमर प्रशंसा पत्र का उपयोग हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सेलिंग टूल में, कैसे सेलिंग टूल के रूप में इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, कह सकते हैं आप। सो इसमें लिसनर्स बेसिकली क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कस्टमर जो प्रशंसा पत्र है का उपयोग उपरोक्त सेलिंग टूल के रूप में कैसे किया जा सकता है। तो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, है ना। तो नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन नंबर 39 है जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है कि टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल होता है सेलिंग में। अगर आपको एक अच्छा सेलिंग करना है तो टाइम मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है हर एक चीज में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, है ना। ये चीज होती है कि हम क्या करते हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड लिसनर्स, इसमें टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने के चांसेस काफी रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि इफेक्टिव सेलिंग के केस में ये जो क्लोजिंग द लूप है उसका क्या मतलब है। लिसनर्स इसका मतलब है कि लीड्स को फॉलो अप करना और सारे टास्क को कंप्लीट करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बताना है जो कि मोटिवेट करता है सेल्स पर्सन को। लिसनर्स इसमें मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन आप बिना आंसर देखे ही इसके आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और मोटिवेट सेल्स पर्सन से रिलेटेड है कि हम कैसे, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हम सेल्स पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि क्या आप फिक्स्ड सैलरी रख दे तो वो मोटिवेट हो जाएगा, या फिर आप उसके जॉब को ले लें तो वो मोटिवेट हो जाएगा उसके फियर की वजह से, या फिर रिकॉग्निशन एंड प्रेज, या फिर उसको आप प्रशंसा मतलब जो होती है बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, रिकॉग्निशन मान्यता बहुत ज्यादा मायने रखती है, या फिर ट्रेनिंग की लैकनेस। लिसनर जाहिर सी बात है इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव आंसर ए और सी लग रहा है, फिक्स्ड सैलरी भी पॉजिटिव आंसर में नहीं जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड सैलरी होगी तो पर्सन फिर काम करे चाहे ना करे उसको उतनी सैलरी तो मिल ही रही है। इसमें क्या है ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि हम किसी को जब इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसको और भी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो और भी उस चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो आई होप इसका आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमीशन बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर फॉर सेल्स पर्सन। लिसनर्स इसमें होता क्या है कि सेल्स पर्सन के लिए कमीशन बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम देखते हैं कि आप शॉप पर जाइए, तो जैसे कि साड़ी वगैरह की दुकान पर हम लोग जाते हैं तो अभी देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बेचते हैं। सबका अपना अपना होता है कि अपना कस्टमर ले लिया और उनको साड़ी दिखा रहा है, उनकी जितनी ज्यादा साड़ियां बिकती हैं तो उस पर उनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, तभी तो इतनी बेचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा शॉप पर, अगर आप
गए होंगे तो उसमें आप ज़ाहिर-सी बात है गए ही होंगे। लेकिन मैं नॉर्मली एक साड़ी की दुकान की बात कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल शॉप में चली जाइए तो वहाँ पे इतने सारे मतलब चीज़ें रहती हैं, इतने सारे लोग रहते हैं और उसमें क्या होता है कि ये नहीं कि एक पर्सन ही सबको डील कर रहा है। हर एक पर्सन एक-एक कस्टमर को डील कर रहा होता है और जो जितना अपना सामान सेल कर देगा उस पर उसको कमीशन मिलता है। तो इसलिए वो लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं कि हमें और से ज़्यादा सेलिंग करनी है। तो लिसनर्स इसका आंसर की बात करें, सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी एनकरेजिंग हाई सेल्स परफॉर्मेंस। यानी कि जाहिर सी बात है कमीशन देने का क्या मतलब है कि सेल्स परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी। भाई अगर उस पे कुछ प्रॉफिट नहीं देगा, अगर जो भी ओनर होगा तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे सेल हो चाहे ना हो, हमको तो अपना सैलरी मिल ही रही है, तो फिर क्यों इतना ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि नहीं हमें और ज्यादा सेल करनी है, और ज्यादा सेल करनी नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो कमीशन देते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिलती है इससे, तो वो सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 इज, कौन सा मोटिवेशनल थ्योरी सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल्स को मतलब मोटिवेट करता है हायरार्की ऑफ नीड्स में, जैसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। लिसनर्स, आपको ध्यान हो तो आपने मैस्लो की हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी, जो मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशन से रिलेटेड, उसको पढ़ी होगी। तो लिसनर्स इसी में वो दे रखा है साइकोलॉजिकल नीड्स पहले सेटिस्फाई करते हैं हम, रोटी कपड़ा और मकान जो होता है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, फिर सेफ्टी, फिर सोशल नीड्स, फिर स्टीम नीड्स, फिर लास्ट में जाकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये आप ये भी जो इसका मेन जो क्रम है वो भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछा भी जाता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए आंसर तो है ही इसमें, आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 की टीम बेस्ड इंसेंटिव प्लान में सेल्स पर्सन को कैसे रिवॉर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग टीम में मिलकर काम कर रहे हैं, तो कैसे हर एक इंडिविजुअल्स को, हर एक सेल्स पर्सन को हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, कैसे पता करें कि कौन अच्छा। तो इसमें लिसनर्स ऑप्शन डी होगा, बेस्ड ऑन दी टीम ओवरऑल परफॉर्मेंस। टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें सबसे अच्छा किसने किया, है ना। तो ये चीज़ होती है, जैसे कि आप देखते होंगे क्रिकेट वगैरह में भी पूरी टीम रहती है, लेकिन कैप्टन तो एक ही रहता है, और उसमें देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा खेल रहा है, तो उसको भी रिवॉर्ड देने की कोशिश की जाती है। तो आई होप इट्स क्लियर। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो आई इसका आंसर मैंने बताया, जैसे ऑप्शन इसका डी होगा, बेस्ड ऑन टीम ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी लिसनर्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।